वी विल डिस्कस यार पी सेट पेपर केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। तो केमिस्ट्री इस बार बाकी जो पी सेट हुए हैं उनसे इजी है, तो करते हैं सर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको एक रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन के बेस पे हमको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला आपके पास जो रिएक्शन है पहले लिख लेते हैं उसको। रिएक्शन लिखा हुआ है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 एंड प्लस 4H2। ठीक है, हमको चेक करना है कि इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसमें कोई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी हम बात करेंगे इधर। तो देखते हैं आयरन पे, चूँकि अगर मैं बात करूँ आयरन की, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, सॉरी बेटर बोला जाए एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा इसका। इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन -2 में रहता है, हाइड्रोजन +1 में है। इन केस ऑफ Fe3O4 अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये बनेगा 3x माइनस ऊपर होता है -2, 8 = 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 8/3, तो ये 8/3 हो गया इधर। उसके बाद जो H2 है, ठीक है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, इसको हमने कितना कर दिया 0, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल फॉर्म में कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साफ साफ जो आयरन है वो 0 से कहाँ गया, 8/3 में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो किसने किया होगा, वाटर ने किया होगा, तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन +1 में था और यहाँ देखेंगे हम लोग तो हाइड्रोजन 0 में चला गया है, इसका मतलब +1 से 0 हुआ, कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन वहाँ पे है वाटर का, तो जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो Fe है इसका हुआ तो ऑक्सीडेशन है, बट ये खुद क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और वाटर का हुआ है रिडक्शन, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ से। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं अभी। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है, बिकॉज वाटर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है, बिकॉज वाटर यहाँ पे काम कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड फोर्थ इज वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही बात है। तो आपके पास ऑप्शन 1, 2 एंड 4, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 बीकर्स लेबल्ड एज A, B एंड C। हमारे पास यहाँ पे 3 बीकर्स हैं और तीनों बीकर में जो वाटर है वो 25 ml है, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एक बीकर में हमने मिलाया, दूसरे में हमने यूज़ किया CuSO4, तीसरे में यूज़ किया मैंने NaCl। ठीक है, तो देखा ये गया है कि जो आपके पास 2 बीकर्स हैं A एंड B, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साफ कि जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, मतलब A और B आपके पास एंड C 3 बीकर हैं। यहाँ मैंने ऐड किया है, वाटर था इसके अंदर 25 ml जो भी है, ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया NaOH, इसमें यहाँ पे मैंने ऐड किया है CuSO4 एंड लास्ट में ऐड किया है मैंने NaCl। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब यहाँ से एनर्जी बाहर निकली होगी, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि यहाँ से हीट रिलीज हुई है, और जब हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो टेम्परेचर का डिक्रीज होने का कारण ये रहा होगा कि जो जितनी भी हमारे पास हीट है एनवायरनमेंट में उसको लिया गया होगा, बिकॉज जब तक हीट यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक टेम्परेचर हमारा कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर कम हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये रहा है कि जो हीट है वो बाहर से ली गई है, एनवायरनमेंट से ली गई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया है, ठंडा हो गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमारे पास होगा ये बन जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस जो पहले 2 प्रोसेस हैं वो एक्सोथर्मिक बन जाएंगे। जो आपके पास सेकेंड वाला है, थर्ड वाला जो आपके पास बीकर है उसमें जो प्रोसेस हुआ है वो आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। इन बीकर्स A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ ऑकर्ड, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हुआ हमारे पास एक्सोथर्मिक ही है, और जो लास्ट हमारे पास है बीकर C, ठीक है, एंडोथर्मिक हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 1 एंड 4 में, तो आपका आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वेगरसली विद वाटर। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन हो रही है हमारे पास CaO, ठीक है, वाटर से कर रहा है रिएक्शन, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है CaOH होल ट्वाइस, ये बनेगा, और बोल रहा है कि हीट रिलीज हुई है, मतलब जो डेल्टा H आएगा इसका नेगेटिव आएगा। डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब होता है हीट रिलीज हुआ है
और जो प्रोसेस है वो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, हीट रिलीज हुई है। ठीक, तो इस रिएक्शन में चूंकि बोल रहा है प्रोसेस हीट रिलीज हुई है तो डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आएगा, और जो बना है कंपाउंड वो हमारे पास है CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टेटमेंट ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व किया गया पानी में, ठीक है, तो इससे सॉल्यूशन बनेगा, उसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व करोगे वाटर के अंदर, इसको बोला जाएगा लाइम वाटर। ठीक है, अब जो पहला प्रोसेस राइट, मतलब ये CaO प्लस वाटर जब ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस, इसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्लिकिंग ऑफ लाइम, राइट। ये वाला प्रोसेस स्लिकिंग ऑफ लाइम है, और जब आप CaOH होल ट्वाइस को पानी के अंदर डालोगे उसको बोला जाएगा, ठीक है, लाइम वाटर। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्लिकिंग ऑफ लाइम, मतलब इस रिएक्शन के लिए, और जब मैं CaOH होल ट्वाइस को पानी के अंदर मिलाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ लाइम वाटर, इसके लिए, राइट, इसके लिए स्टेटमेंट चेक करना है हमको, इसके लिए स्टेटमेंट चेक करना है, दो हमको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। तो पहला है, ठीक है, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसके लिए बोल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या, एंडो तो नहीं है हमारे पास, कैसा रिएक्शन हुआ, ये एक्सो रिएक्शन हुआ है। फिर बोल रहा है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये सही है, मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। रिएक्शन कैसी हुई है हमारे पास, रिएक्शन हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बेसिक है, राइट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेसिक होता है नेचर में, और अगर इसका pH निकालने जाएंगे तो pH इसका 7 से क्या आएगा, ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेकेंड एंड थर्ड है वो सही है, जो आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो 18 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3, ठीक है, व्हेन एडिड टू एसिटिक एसिड, तो अगर मैं इसको देता हूँ CH3COH के साथ, तो ये बोल रहा है गैस रिलीज होती है। वो गैस कौन सी है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा पहले तो CH3COONA प्लस H2O एंड प्लस CO2, ये गैस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, इस प्रोसेस में। अब इस गैस के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट क्या कहा हमको वो बताना है। तो पहला तो ये है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। CO2 लाइम वाटर क्या था, हमने ऊपर देखा अभी। लाइम वाटर क्या था, जब CaOH होल ट्वाइस को पानी में मिलाएंगे उसको बोलते हैं लाइम वाटर, और जब आप इसमें डालोगे CO2 गैस को तो क्या बना के देगा आपको, ये बना के देगा आपको CaCO3 प्लस H2, ठीक है। तो लाइम वाटर इंटू मिल्की, तो ये लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस देता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर आता है इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या ये आग को, ठीक है, बुझा सकता है क्या, नहीं, मतलब जो आपके पास CO2 है तो यस, जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें हम लोग CO2 यूज़ करते हैं। मेनली दो काम है CO2 का यहाँ पे। पहला तो ये है कि वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, जब कहीं पे अगर सपोज आग लगी हुई है तो जो O2 है वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ पे अगर हम डालेंगे CO2 को प्रेशराइज करके तो एक तो O2 को रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेस करेगा तो मतलब ये है कि आग बुझेगी, और दूसरा ये है कि चूंकि प्रेशराइज फॉर्म में जा रहा है तो कूल होगा ये, ठीक है, तो ज़्यादा इजीली बुझा पाएगा। तो CO2 गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि इट डिजोल्व इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज NaOH में अगर CO2 ऐड कर दिया जाए तो CO2 का नेचर होता है एसिडिक, ठीक है, और ये होता है बेसिक, तो ऑफकोर्स ये इसको आराम से डिजोल्व कर लेगा बहुत इजीली। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। इट हैज़ ए पंजेंट ऑर्डर, क्या CO2 का स्मेल होता है क्या, तो आप देखोगे CO2 तो आप हमारे आसपास भी है, राइट, तो CO2 का कोई स्मेल होता नहीं है, इवन O2 का भी कोई स्मेल नहीं है, CO2 का भी कोई स्मेल नहीं है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 4 है ये गलत है, बाकी 3 सही है, 1, 2 एंड 3, ये आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला गया है कि एसिड और बेस के बारे में जो स्टेटमेंट हमको चेक करना है यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि हायर द pH, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है लोअर द pH फॉर बेस, ये हम चेक करेंगे कि कैसा होने वाला है स्ट्रेंथ। अगर pH ज़्यादा है उसका क्या होगा, देखो मान लो सपोज एक मेरे पास एसिड है A, एक मेरे पास एसिड है B, तो इसका pH अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज 5 है और इसका pH मान लो 1 है, तो इसमें जो H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 10⁻⁵, बिकॉज हमको पता है जो pH का फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H, राइट, H+ कॉन्सेंट्रेशन।
तो इसकी अगर हेल्प से मैं H+ निकालना चाहूँ, मुझे मान लो 5 pH दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो H+ आएगा वो 10⁻⁵ आएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो H+ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10⁻⁻1। ठीक है, तो आप देख सकते हो साफ साफ जहाँ पे pH कम है वहाँ पे H+ अच्छा होगा, और चूंकि H+ अच्छा है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। मतलब लोअर pH वाला अच्छा एसिड होता है और हायर pH वाला वीक हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे 2 करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस के केस में। तो बेस क्या करता है, अगर मान लो आपके पास 2 बेस हैं, एक मान लो मेरे पास बेस है C, एक मेरे पास बेस है D। बेस अच्छा वो होगा जो ज़्यादा हमको OH देगा, OH माइनस जितना अच्छा देगा उतना अच्छा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो H अगर सपोज एक बेस का pH 12 है और एक बेस का pH मान लो 13 है, चेक करना है कि ज़्यादा OH किसके पास है, ये हम चेक कर सकते हैं। बिकॉज pH प्लस POH आप देखोगे तो ये 14 आता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे हो जाएगी, pH प्लस POH कितना आएगा, 14 आएगा, रूम टेम्परेचर पे 14 आएगा। अगर pH 12 है तो इस केस में जो POH होगा वो 2 हो जाएगा, और इस केस में जो POH होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने H+ निकाला था सेम मैं निकाल सकता हूँ OH माइनस B। यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास 10⁻⁻2 और ये निकल के आएगा यहाँ से 10⁻⁻1। तो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा pH आ रहा है उतना कम POH आ रहा है, और जितना कम POH आएगा उतना अच्छा OH माइनस आएगा। इसका मतलब ज़्यादा अच्छा बेस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा अच्छा बेस बनेगा। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हायर द pH वीकर द एसिड, ये हमने देखा अभी। और अगर मैं बेस की बात करता हूं तो जितना pH अच्छा होगा उतना अच्छा बेस बनेगा। इसका मतलब लोअर द pH होगा तो वीकर बेस बन जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट है हमारा वो सेकंड एंड फोर्थ सही है, तो जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में एक बीकर दिया गया है जिसमें हमने 2 नेल यूज़ किए हैं। ठीक है, और इसको जोड़ के रखा है हमने बैटरी के साथ। ये जो बैटरी है, ठीक है, इसका अगर आप देखोगे तो बैटरी में 2 होते हैं टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अगर मैं बैटरी के, मैं एक सिंपल आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर एक रबर है, रबर कोर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। रबर तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे 2 नेल्स लगे हुए हैं और इनको जो मैंने जोड़ दिया बैटरी से। ठीक है, मान लो बैटरी हमारे पास ये रही, मान लो टर्मिनल पॉजिटिव है, ये मान लो टर्मिनल नेगेटिव है। ठीक, और यहाँ पे बल्ब है लगा हुआ है, तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन मैंने यूज़ करके रखा हुआ है, वो हमारे पास है NaOH का सॉल्यूशन, NaOH। ठीक, आपके पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है आपके पास NaOH का। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बल्ब जलेगा यहाँ से या नहीं जलेगा, इसकी बात करेंगे। देखिए पहले मैं आपको चीज़ समझा दूँ, ये जो आपके पास वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, जिनको वाटर में डालने के बाद वो आयन की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर NaCl को वाटर में यूज़ किया, NaCl को डाला पानी के अंदर, तो ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर सपोज NaOH को यूज़ किया पानी के अंदर, तो ये Na+ और OH- आपको बना के देगा। और आपने अगर HCl यूज़ किया पानी के अंदर, तो ये H+ और Cl- आपको बना के देगा। मतलब ये वो सब्सटेंस हैं जो किसी पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में घुलने के बाद आयंस प्रोवाइड करेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और इवन सॉल्ट भी हो सकता है। हमको यहाँ पे केवल आयंस चाहिए। क्या करेगा आयन, आयन मूव करते हैं। जब आप करंट पास करोगे तो जो यहाँ पे जो कैटायन है ना, इसको बोलते हैं कैटायन। ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलते हैं एनायन। तो कैटायनिक पार्ट अट्रैक्ट होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, और जो एनायनिक पार्ट है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। तो आयंस मूव करते हैं, और चूंकि आयंस मूव करेंगे तो यहाँ पे सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो ही करंट फ्लो होगा, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आयंस यूज हो रहे हैं। वायर में करंट फ्लो होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, लेकिन सॉल्यूशन में आयंस फ्लो होंगे, जिसकी वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास हो सकती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो बल्ब है वो जल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। ये कोई रीजन नहीं हुआ, बिकॉज
बल्ब ग्लो होगा, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्ट है, बिकॉज हमको यहाँ पे आयंस चाहिए और आयंस हम कोई भी दे सकता है। ठीक, दूसरी बात है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयंस फॉर कंडक्शन। सही बात है, हमने अभी देखा इसको, ये हमको आयंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट कंप्लीट है बिकॉज आयंस मूव कर रहे हैं और आयंस ने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो आपका अभी तक सेकंड है। फोर्थ पे आते हैं, बल्ब विल नॉट ग्लो, गलत हो गया बिकॉज ये ग्लो करेगा। डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये डिपेंड नहीं करेगा। ग्लो करना तो डिपेंड नहीं करेगा एक्चुअली, कितना करेगा वो अलग बात है, राइट। ग्लो तो करेगा, ग्लो करना नहीं करना टाइप पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, कितना ग्लो कर, ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है वो अलग बात है, राइट, बट ग्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, टाइप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका आंसर होगा वो ओनली बी हो जाएगा, मतलब सॉरी जो सेकंड है वो स्टेटमेंट आपका सही आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्किली प्रोसेस। ये जो क्लोर एल्किल प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, क्लोर एल्किल प्रोसेस का जो यूज़ है एल्किली प्रोसेस का वो है NaOH फॉर्म करने में, Cl2 फॉर्म करने में और NaOH Cl2 एंड H2 फॉर्म करने में। इसमें हम करते क्या है, ब्राइन यूज करते हैं। ब्राइन क्या होता है, NaCl का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, किस फॉर्म में रहेगा ये NaCl। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिक्विड है या एक्वस है। कभी भी हम लोग काम करेंगे NaCl लिक्विड अगर ले लेते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे NaCl को इतना गर्म किया कि वो मेल्ट हो गया, उसको यूज नहीं करते हैं। यहाँ हम यूज करते हैं इसका ब्राइन सॉल्यूशन जो क्योंकि एक्वस होता है। ठीक है, तो NaCl हमारे यहाँ पे एक्वस होगा, पहली बात तो ये। और चूंकि यहाँ पे Cl2 गैस बनेगी, H2 गैस, Cl2 और H2 गैस बनेगी, तो वो गैस की फॉर्म में बाहर जाएंगे। ठीक है, वाटर यूज क्या आएगा, वाटर यहाँ पे यूज होगा एज सोलवेंट, तो वाटर हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो प्रोसेस है वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, बट यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अभी देखो आप यहाँ पे बोल रहा है NaCl लिक्विड, पहले आप जो आपके पास ऑप्शन है उसमें लिखा गया है NaCl लिक्विड, गलत है बिकॉज NaCl यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यूज नहीं होता है, एक्वस फॉर्म में यूज होता है। सेकंड में आते हैं तो NaCl एक्वस तो है, वाटर यहाँ पे एक्वस लिख दिया, वाटर एक्वस नहीं, यहाँ पे वाटर सोलवेंट है, वाटर लिक्विड फॉर्म में यूज होगा यहाँ पे। तो ये आपके ऑप्शन में सी में आते हैं हम लोग, NaCl एक्वस वाटर लिक्विड, यहाँ तक सही है। NaOH एक्वस बनेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी वहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। Cl एक्वस नहीं होगा, Cl2 हमारे पास गैस है तो गैस फॉर्म में जाएगा, इसीलिए जो आपका आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, इसमें जब हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 में। तो जब आप काम करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे तो दो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, याद रखना ये आगे भी काम आएगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, तो जब आप NaCl यूज करोगे तो NaCl में हमारे पास आयन कौन कौन से हैं, यहाँ पे NaCl एक्वस है, Na+ है, Cl- है और वाटर हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है एनायन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, इसकी तरफ जाएगा कैटायन, वाटर दोनों तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो प्रिंसिपल में मैं नहीं जाऊँगा, किसका पहले होगा किसका बाद में होगा वो सब बाद में सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे चल के आपको वो बता रहा हूँ। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा गैस फॉर्म में। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे एक तो वाटर है जो आपको H2 गैस बना के देगा, इस पर होता है रिडक्शन, और साथ में आपको मिलेगा OH-। ये आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से हम H2 गैस मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा OH- एक्वस के अंदर। तो मेरे पास सॉल्यूशन में Na+ भी है, तो Na+ क्या करेगा, इस OH- को पकड़ेगा और कन्वर्ट कर लेगा खुद को NaOH एक्वस के अंदर। तो इसलिए जो NaOH होगा वो हमको मिलेगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये आपका आंसर था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक, आंसर इसका डी हो जाएगा। यस, क्वेश्चन 22 था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। देखिए अगर आपने कैल्शियम को वाटर के अंदर डाल दिया, आपके पास सपोज सोडियम है, सोडियम को आप वाटर में डालो, आग लग सकती है। क्यों, जब सोडियम रिएक्शन करता है वाटर से तो H2 गैस बाहर निकलती है, और उस H2 गैस को बाहर जब वो निकलती है, ठीक है, तो जब सोडियम डालते हैं हम लोग उससे हीट भी बाहर निकलती है। तो H2 गैस जब निकल रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो इनफ्लेमेबल होता है, हीट मिलने से जल जाएगा वो, तो
इतना हीट बाहर निकलता है सोडियम से कि वो H2 गैस को जला देता है, तो आग लग जाती है। कैल्शियम जब डालते हैं तो काम होता है, H2 गैस बाहर निकलती है, लेकिन उससे इतना हीट रिलीज नहीं होता कि वो उसको जला दे। इसका मतलब इसका जो रिएक्शन है वो लेस वॉलेंटली होगा, ठीक है, तो ज़्यादा वॉलेंटली नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा। इसका मतलब इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये तो गलत है। इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में थर्ड दिया हुआ है। अगर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं होता, इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, तो एक बार में आंसर ये बन सकता था, बिकॉज यहाँ पे जो कि हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, हम इस पे जाएंगे। इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद वाटर। उसके बाद फोर्थ है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड सिंक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। रिएक्शन क्या होती है, अगर आप कैल्शियम लेते हो वाटर के अंदर तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में H2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये H2 गैस है वो कैल्शियम मेटल पे जाके चिपक सकती है। तो इसका आंसर जो आपके पास है इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद वाटर, थर्ड एंड फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, देखिए कुछ हमारे पास नोबल मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, या प्लेटिनम है, ये किसी भी एसिड में घुलते नहीं हैं, रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो इनको अगर घोलना है तो आप एक सॉल्यूशन यूज़ करते हो जिसको बोलते हैं रॉयल वाटर, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्वा रीजिया। ये होता क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है, जिसमें HCl 3 पार्ट होगा और HNO3 1 पार्ट होगा, मतलब 75% होगा HCl और 25% होगा हमारे पास HNO3। आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, थियोरेटिकल बेस्ड है। देखिए नेटिव मेटल्स क्या होते हैं, ये वो मेटल्स हैं जो सिंपल रूम टेम्परेचर वगैरह पे वाटर से, या बेटर बोला जाए ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे हमको। मैक्सिमम मेटल्स रिएक्शन कर लेती हैं, बट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, जो रिएक्शन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये नेचर फॉर्म में हमको नेटिव फॉर्म में मिलेंगी, मतलब गोल्ड हमको गोल्ड के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड के बना के हमको नहीं मिलेगा वो सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो आपका आंसर है वो AU और AG दोनों हो जाएंगे। तो आंसर में आपके पास कॉपर नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, AU होगा, AG होगा, सेकंड एंड फोर्थ आपका आंसर होगा, जो कि दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 25, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, अगेन स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है इसका। अगेन विनेगर क्या होता है, विनेगर में अराउंड, अब देखो ये CH3COH का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, बट हमसे पूछा कंपोजिशन, तो ये अराउंड 5 to 8% होता है। कहीं कभी देखोगे 4 से 6 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट चूंकि हमारे पास यहाँ पे 4 से 6 है नहीं, तो जो आपके पास ज़्यादा पास है वो यही है, 5 से 8% एसिटिक एसिड होगा वाटर के अंदर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको एनोड और कैथोड एक सेल बना के दिया गया है, जिसमें एनोड और कैथोड हैं, और ये बेसिकली जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग एक मेटल को साफ करते हैं, मेटल को हम लोग प्योर करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, क्या होता है, ये पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ इसका। देखिए अगर आपके पास सेल है तो सेल में आपको 2 मिलेंगे इलेक्ट्रोड, और 2 इलेक्ट्रोड जो आपके पास होंगे, ठीक है, जो जुड़ा होगा टर्मिनल पॉजिटिव से उसको बोलते हैं हम लोग एनोड, जो जुड़ा होगा नेगेटिव से उसको बोलते हैं हम लोग कैथोड, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एनोड है इस पे होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है इस पे होता है रिडक्शन, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक ऐसी मेटल है, या मेटल में मतलब आप समझ सकते हो जो मेटलों को मिलती है नेचर से, ठीक है, उसमें केवल मेटल नहीं होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो अगर मेरे पास इम्प्योरिटीज़ हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी होगा जो कि दिया गया है CaSO4 का, ठीक है। मुझे यहाँ पे मान लो कॉपर को साफ़ करना है, कॉपर को प्योर करना है, तो जिस भी मेटल को आपको प्योर करना है इम्प्योर फॉर्म से, उसका आप एनोड बनाओगे। क्यों? बिकॉज एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो होगा क्या, जो कॉपर है वो कन्वर्ट होगा कॉपर 2+ के अंदर, ठीक है, मतलब 0 से कहाँ गया, +2 में चला गया, इसका होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो CO2+ निकल के आया यहाँ पे चिपकना शुरू कर देगा, तो CO2+ यहाँ पे आके बनना शुरू कर देगा ये कॉपर, और यहाँ ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा वो। वापस से मैं लिखता हूँ इस चीज़ को, ये होगा हमारे पास काम एनोड पे। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे कॉपर 2+ निकल के आएगा, और कैथोड पे आके चिपकना शुरू हो जाएगा, बिकॉज कैथोड पे होता है रिडक्शन, मतलब CO2+ जाएगा कैथोड पे, 2 लेगा इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट कर लेगा खुद को कॉपर के अंदर।
ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपर निकल के आ रहा है, जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो बाकी जो बची हैं वो यहाँ पे इकट्ठी होती रहेंगी निकल के, तो नीचे बनेंगी इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे, एनोड से कॉपर निकल के आएगा और जाके चिपक जाएगा कैथोड पे। तो जो साफ कॉपर है वो कैथोड पे आके चिपकना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ हमको कैथोड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योर कॉपर यहाँ पे था, प्योर कॉपर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। सिंपल सा हमारे पास ये स्टेटमेंट ये डायग्राम है, ठीक है, इसको देख सकते हैं हम लोग। तो पहला चेक करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ जो नेगेटिव वाला है उसको एनोड बनाया गया है, जो गलत है ना। पॉजिटिव वाला एनोड होगा, नेगेटिव वाला कैथोड होगा, तो ये गलत हो गया पहला यहीं पे। दूसरे में आते हैं, एनोड पॉजिटिव वाला ही है और नेगेटिव वाला कैथोड है, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे कॉपर 2+ बन रहा है एनोड पे, जो कि सही है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये सही स्टेटमेंट है। कॉपर 2+ जा रहा है कैथोड पे, ये भी सही है। वो जो इम्प्योरिटीज है वो कैथोड के नीचे लिखा हुआ है, जबकि वो एनोड के नीचे आएंगे, बिकॉज एनोड बना है इम्प्योरिटीज से। जो भी इम्प्योरिटीज में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा वो नीचे आके जमा होती रहेंगी, ठीक। तो ये गलत हो गया हमारे पास बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। आपका देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, प्लस वाला तो एनोड है, ठीक है, माइनस वाला कैथोड है हमारे पास, ये सही है यहाँ तक। और एनोड से कॉपर 2+ निकल रहा है, कैथोड पे आके चिपक रहा है, यह भी सही है, ठीक है। और इम्प्योरिटीज भी एनोड के नीचे है, तो ये हमारा सही हो गया स्टेटमेंट, थर्ड सही हो गया। इस पे आते हैं फोर्थ में देखते हैं, तो कैथोड से निकल रहा है जो गलत है, चिपक रहा है एनोड पे जो कि गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, डी सी हमारा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बात करते हैं 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 में क्या किया गया है, आपके पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, आपने यूज़ किया KMnO4 और ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH3COH में, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, अब देखिए ध्यान से, KMnO4 कर क्या रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। आप देखो यहाँ केवल एक ऑक्सीजन था, यहाँ हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गए। तो जब ऑक्सीजन इंक्रीमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज किसी और रिएजेंट से मैंने OH को CHO में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी ऑक्सीडेशन है। ये आगे पढ़ोगे, ठीक है। एल्कोहल से मैंने एल्डिहाइड फॉर्म किया, जब आप एल्डिहाइड से बनाओगे COH, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग एसिड। ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड का बनना, एल्डिहाइड से एसिड का बनना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप साफ साफ देख सकते हो, एक ऑक्सीजन से 2 बन चुके हैं, तो ऑक्सीडेशन हमारे पास है। अगर यहाँ पे हम लोग काम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज KMnO4 एक बहुत अच्छा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड क्या होता है, ब्यूटानोइक का मतलब आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ पास 4 कार्बन हो गए, ठीक है। और ओइक एसिड का मतलब हमारे पास है COH ग्रुप, जो किस तरह का होता है, बैलेंस कर देंगे हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 होती है, लगा देंगे उसको हर तरफ। ये खत्म क्वेश्चन, इतना ही है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि किससे मैच कर रहा है। 4 कार्बन होंगे, वो एक बार देख लेते हैं, डबल बॉन्ड तो बीच में आएगा नहीं, ठीक है। तो एक तो गलत हो गया। यहाँ कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ये गलत हो गया ऐसे ही। यहाँ पे 4 कार्बन है बट OH है, COH ग्रुप नहीं है, तो गलत हो गया ये भी। डी आपका आंसर हो जाएगा, 4 कार्बन है, OH हमारे पास लगा हुआ है, ठीक, COH, तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चन है पूरा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है अनसैचुरेटेड, इसमें आपको पाई बॉन्ड मिलेगा देखने के लिए। अगर एक या एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड आ जाए उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सिंगल बॉन्ड हैं, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। मतलब आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है CH3C CH2 CH2 CH3, यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आया, सारे सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है कि ये है सैचुरेटेड, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या है, H3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहाँ आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 1 सिग्मा है और 2 पाई है। जैसे ही पाई बॉन्ड आया कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड। थर्ड जो आपके पास कंपाउंड है वो है CH3 एंड CH3, सारे बॉन्ड यहाँ आपके पास फिर से सिंगल है, तो कंपाउंड कैसा है, ये भी सैचुरेटेड है। जो थर्ड कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा डबल बॉन्ड के अंदर। इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, ये भी है अनसैचुरेटेड। इसका मतलब जो आपके पास आंसर है वो बी भी होगा और डी भी होगा,
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।